दोस्तों नमस्कार। जन लोकपाल आंदोलन आप भूले तो नहीं होंगे। 2011-12 का दौर, इस देश में करप्शन के खिलाफ जितनी बड़ी तादाद में खास तौर से युवा तबका सड़कों पर निकल आया था, उसमें रामलीला मैदान पट गया था। जंतर मंतर पर जब आंदोलन की जरा सी धड़कन होती तो लोगों से वह पूरा जंतर मंतर भर जाता था। वो इंडिया गेट के सामने का मैदान हो और यहां तक कि तिहाड़ जेल में जब अरविंद केजरीवाल को बंद किया गया तो उस तिहाड़ जेल के बाहर जितनी बड़ी तादाद में युवाओं की भीड़ थी, लोगों की भीड़ थी और हर जुमा पर करप्शन को लेकर जो नारे उसके विरोध में उस दौर में लग रहे थे, ये माना जा रहा था इस देश के भीतर में एक राजनीतिक परिवर्तन की हवा तो बह निकली है। और आज 2024 का दौर है। वही अरविंद केजरीवाल उसी आंदोलन से इसी तरीके से खुले आसमान तले आंदोलन के लिए कोई मौसम मायने नहीं रखता। वो बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंदोलन जिस तेजी के साथ दिल्ली से निकला उसने समूचे देश के भीतर आंदोलन की शक्ल में इस देश में उठने वाले करप्शन के मुद्दों को उभार दिया। और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। 2014 में कांग्रेस की सत्ता चली गई और उसी दौर में 2013 में अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पार्टी बनाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। तब का दौर और अब का दौर, उस दौर में कहा गया आंदोलन को सफल बनाने के लिए संघ का बहुत बड़ा हाथ था, आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी बड़ा हाथ था, क्योंकि वह करप्शन को लेकर उस आंदोलन में पीछे खड़े हो गए थे। और जितनी बड़ी तादाद में आंदोलन का विस्तार लग रहा था, 2014 के बाद जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया तो एक झटके में वही स्वयंसेवक और बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति के पीछे आकर खड़े हो गए। लेकिन 2024 के चुनाव के वक्त कोई यह सोच भी नहीं सकता है कि क्या वाकई दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, वोटों के लिहाज से सबसे ज्यादा ताकतवर मुख्यमंत्री को कोई जेल में डाल दे। बीजेपी की अपनी रणनीति हो या फिर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी इस बिसात को कभी नहीं बिछाते कि चुनाव के ऐन पहले या उसके बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाए। लेकिन आज ईडी की रिमांड खत्म हुई और जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए भेज दिया गया। 15 दिन का मतलब है 15 अप्रैल तक जेल में है। लेकिन क्या वो उसके बाद निकलेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर एक आम आदमी पार्टी के नेताओं की कतार देख लीजिए और इन परिस्थिति में इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को समझ लीजिए और खास तौर से अरविंद केजरीवाल के निशाने पर विधानसभा के भीतर और बाहर जो बातें अरविंद केजरीवाल ने निशाने के तौर पर इस दौर में देश के प्रधानमंत्री को लेकर कही, उन तमाम बातों के मद्देनजर हर कोई ये मान रहा है कि 2024 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। तो क्यों नहीं 2024 के चुनाव में ही हर बात निपटा दी जाए? क्या ये राजनीति इस दिशा में जा चुकी है? और अब सवाल अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का नहीं है। अब सवाल तो यह है, क्या आम आदमी पार्टी 4 जून के बाद रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है कि कोई नेता और कोई संगठन आम आदमी पार्टी का ऐसा है नहीं। वो बड़े लोकप्रिय अंदाज में चलती है। जहां पर एक ही नाम रेंगता रहा वो अरविंद केजरीवाल का था। आंदोलन के वक्त के उनके साथी मनीष सिसोदिया थे, वह भी जेल में है। इसीलिए उस कतार को पढ़िएगा तो तकरीबन 23 महीने हो गए जब सत्येंद्र जैन को जेल हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लेकर। सबसे लोकप्रिय मंत्री के तौर पर लगातार अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन का नाम लेते थे कि वह मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले हैं। ऐसे शख्स को जेल में डाला गया और 23 महीने का मतलब यह है कि अगले महीने 2 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद नंबर आया मनीष सिसोदिया का। फरवरी का महीना पिछले साल यानी 13 महीने वहां भी वह भी जेल में है। उसके बाद सबसे लोकप्रिय आम आदमी पार्टी के भीतर के नेता और संसद के भीतर लगातार आवाज लगाने वाले संजय सिंह, उनको भी लगभग 5 महीने हो गए हैं। अक्टूबर 2023 में उनको जेल में डाला गया और तब से वो बाहर निकले नहीं है।
इन तीनों के साथी के तौर पर विजय नायर, जो बीते 18 महीनों से जो कम्युनिकेशन संभालते थे, वह जेल में है। कोई भी यह सवाल कर सकता है, क्या इस फेरिस्त में अब अरविंद केजरीवाल का नाम भी शरीक हो गया? यानी अब वो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, या सिर्फ चुनाव के वक्त तक की यह रणनीति है और यह प्लानिंग है कि चुनाव के वक्त वह चुनाव प्रचार ना कर सके, इसीलिए उन्हें जेल में डाला गया है। सामान्य तौर पर यह लग सकता है कि हां, चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो दिल्ली की 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, पंजाब के भीतर 13 सीटों पर लड़ रही है, 1 सीट गोवा की भी है, 1 सीट गुजरात की भी है, 1 सीट हरियाणा की भी है, वहां भी तो वो चुनाव लड़ रही है। तो इन तमाम जगहों पर अगर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उनके वीडियो और ऑडियो कैसेट अगर आम आदमी पार्टी बजाएगी तो वोट उन्हें मिल जाएंगे। और इस दौर में इमोशनल होते हैं वोटर, तो वोट भी उन्हें मिल जाएगा, यह सोचा जा सकता है। लेकिन इस दौर में जो बड़ी प्लानिंग कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि निशाने पर नरेंद्र मोदी ही थे अरविंद केजरीवाल के, और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस दौर में 2024 का चुनाव उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते 10 बरस में उन्होंने जो कुछ किया और इस 10 बरस के दौर में जो भी उनके साथ खड़ा हुआ, अगर 2024 का चुनाव वो हारते हैं तो सब पर कहीं ना कहीं यह चुनाव भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इसके बाद की परिस्थितियां ना तो मीडिया को बख्शेगी, ना ही नौकरशाहों को बख्शेगी, ना ही कॉरपोरेट को बख्शेगी, और ना ही जो नेता कतार में खड़े हैं इस दौर में नजर आते हैं उनको बख्शेगी। और फिर संकट तो आरएसएस के सामने भी आएगा। इसीलिए 400 पार के नारे के साथ नरेंद्र मोदी देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो विपक्ष है और विपक्ष में जो भी शख्सियत के तौर पर है, उस पे कैसे किस रूप में निशाना साधना है। और सवाल ये नहीं कि राजनीतिक तौर पर इस दौर में वोट कहीं खिसक जाएंगे। अगर जिस बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे और ये कहकर कह रहे थे कि यह चुनाव फिक्स कर लिया गया है किसी मैच फिक्सिंग की तर्ज पर, तो अगर ये बात खुले तौर पर सामने आ चुकी है तो क्यों नहीं चुनाव के वक्त ही सबको निपटा दिया जाए, और खास तौर से उन नेताओं को जिनके निशाने पर नरेंद्र मोदी रहे और जो अपनी राजनीति को इस अंदाज में साधते रहे कि दरअसल वह बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो आरएसएस के खिलाफ नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। तो आइए एक एक सिलसिले को जरा समझने की कोशिश आज कर लीजिए। पहला नज़ारा हम आपको दिखाते हैं तिहाड़ जेल के बाहर का। एक क्षण के लिए इस तस्वीर को देखने से पहले याद कर लीजिएगा 2011-12 में जब जेल हुई थी अरविंद केजरीवाल को, तब क्या नज़ारा था तिहाड़ जेल के बाहर। सड़कें पटी पड़ी थी और उसके बाद जब रिहा होकर निकले तो किस तरीके के प्रदर्शन के साथ दिल्ली की सड़कों पर उस दौर में आंदोलन करने वाले छात्र और युवा जमा थे, क्योंकि उनको लग रहा था इस देश में करप्शन अब खत्म हो जाएगा, जन लोकपाल कानून की शक्ल में आ जाएगा। उस दौर की भीड़ और इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर का नजारा, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस छोटी सी भीड़ के समूह को देखकर आप कह सकते हैं यह तो आम आदमी पार्टी इस दौर में है। उस दौर में तो आंदोलन था। यकीनी तौर पर आंदोलन का विस्तार हमेशा बहुत बड़ा होता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर दिल्ली के भीतर क्या कोई वोट बैंक ऐसा आम आदमी पार्टी का नहीं है जो सड़कों पर निकल आए, क्योंकि उसके नेता अरविंद केजरीवाल जेल में डाले जा चुके हैं। राजनीतिक तौर पर इस नब्ज को नरेंद्र मोदी पकड़ना चाहते हैं। यानी देश के प्रधानमंत्री के जहन में यह सवाल बड़ा है कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहुंच और पकड़ संगठन के तौर पर, राजनीति के तौर पर और दिल्ली में लोकप्रियता के हिसाब से लगातार एक वक्त 67 सीट और दूसरी बार 70 में से 62 सीट जीतने के बावजूद भी वह हंगामा शहर में क्यों नहीं हुआ। राजनीतिक तौर पर रामलीला मैदान में बड़ी तादाद में लोग जुटे जरूर, लेकिन वह सिर्फ
आम आदमी पार्टी के नहीं थे, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें वामपंथी तबके के लोग भी थे, अलग अलग जगहों से और पंजाब से भी बड़ी तादाद में लोग दिल्ली आए थे। तो क्या दिल्ली के भीतर में आम आदमी पार्टी के संगठन का मिजाज सिर्फ और सिर्फ नेताओं के चेहरे के आसरे चल रहा है? और चेहरों के आसरे को अगर तोड़ दिया जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं नहीं रहेगी। शायद इस प्लान को बनाने के लिए एक ताकत चाहिए। राजनीतिक तौर पर यह ताकत क्या ईडी के जरिए मिल गई? और ईडी के जरिए आज जब बहस हो रही थी तो उस बहस में अदालत के इस मजमून को जरा समझिए कि ईडी ने कहा केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे गुमराह कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा क्या जुडिशियल कस्टडी के लिए यह दलील काफ़ी है? इस पर ईडी ने कहा कि केजरीवाल अपने फ़ोन का पासवर्ड भी नहीं दे रहे हैं और हम उनकी ईडी की कस्टडी यानी ईडी रिमांड जो होता है, जो 4 दिन अभी भी बचा हुआ है, उसकी मांग हम स्ट्रेटजिकली बाद में कर लेंगे। अभी हम चाहते हैं, और वो हमारा अधिकार भी है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। और अदालत ने बिना देर किए 15 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया। लेकिन उससे पहले ईडी ने एक बात और रखी। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान जब विजय नायर का सवाल आया तो उन्होंने कहा कि वो हमसे कोई सीधे रूप में ताल्लुक नहीं रखते थे। अब आप सोचेंगे ये विजय नायर ताल्लुक रखे या ना रखे, वो तो कम्युनिकेशन हेड थे, इससे क्या लेना देना है। लेकिन ईडी ने जो दस्तावेज तैयार किया है उसमें बहुत साफ तौर पर यह लिखा गया है कि शराब नीति लागू करना उस साजिश का हिस्सा था जिसके जरिए कुछ प्राइवेट कंपनी को पूरे प्रॉफिट का 12% हिस्सा दिया गया। इस व्यवस्था का जिक्र ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में नहीं किया गया। इस पूरी साजिश को विजय नायर और कुछ और लोगों ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर अंजाम दिया। और यह सवाल था कि उस ग्रुप के साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया विजय नायर के साथ संपर्क में थे। लेकिन ईडी ने कहा, जब इसका जिक्र हमने केजरीवाल से किया तो केजरीवाल ने कहा विजय नायर से तो ताल्लुकात सौरभ भारद्वाज और आतिशी के थे। यानी 2 चेहरे जो और बाहर बचे हुए हैं वह भी एक झटके में उस गिरफ्त में आकर खड़े हो गए। राजनीतिक तौर पर अब जरा समझिए कि लोकसभा चुनाव दिल्ली के भीतर 6ठे राउंड में होने हैं, यानी जून के आखिरी हफ्ते में, और पंजाब के भीतर 7वां राउंड है जो कि 1 जून का है। इस दौर में दिल्ली के चुनाव अगले बरस फरवरी में होने हैं। यानी लोकसभा चुनाव के बाद कितना वक्त बचेगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर दिल्ली में एक क्राइसिस होगी कि मुख्यमंत्री कौन है। और अगर मुख्यमंत्री यहां पर सुनीता केजरीवाल, जिसको लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि वही सामने आ रही हैं, तो अगला सवाल यह भी होगा कि आखिर विधायकों को संभालेगा कौन। और जब कोई संगठन किसी रूप में काम कर नहीं रहा है, ये तो करप्शन के खिलाफ जो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया था 2010-11 में, वही धीरे धीरे शक्ल लेकर आम आदमी पार्टी में तब्दील हो गया। तो यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें बार बार जिक्र यह हो रहा है कि अगर लालू यादव जेल चले गए तो वहां पर राबड़ी देवी बन गई, इसी तरीके से केजरीवाल जेल चले गए तो उसके बाद सुनीता केजरीवाल बन जाएगी। सवाल पार्टी के स्ट्रक्चर का है, उसके ऑर्गेनाइजेशन का है, उस वोट बैंक का है। और दिल्ली के भीतर कोई वोट बैंक ना तो बिहार की राजनीति की तर्ज पर है और ना ही देश के किसी भी दूसरे राज्य के तर्ज पर है। तो सवाल पार्टी को तोड़ने का है, सवाल विधायकों को तोड़ने का है, और उसे तोड़ने में कितना वक्त लगेगा। यह सवाल आज इसलिए बड़ा है क्योंकि आज ही विधानसभा के भीतर आम आदमी पार्टी के एक विधायक खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि कल रात उनके पास बीजेपी के लोग आए, उन्होंने क्या ऑफर किया, किस टेलीफोन नंबर का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने सारी बातों का जिक्र विधानसभा के भीतर कर दिया। यानी ऑपरेशन लोटस इस दौर में पैरेलल में चल रहा है, इससे इनकार कोई नहीं कहेगा। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा झूठ नहीं बोल रहे हैं तो, क्योंकि विधानसभा के भीतर आपका अधिकार होता है और उन बातों को बाहर मान्यता मिलती नहीं है और उसको कोई चैलेंज कर नहीं सकता है। लेकिन अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है कि इसको जिक्र बाहर खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं किया गया। लेकिन फिर भी विधानसभा के भीतर जो आज कहा गया उसे सुनिए जरूर। कल पहली बार अध्यक्ष जी एक शादी अटेंड करने के लिए गया मैं रामलीला मैदान के महारैली के बाद बवाना के दरियापुर में।
कल दरियापुर में अध्यक्ष जी, कल दरियापुर में 9:15 बजे के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो, दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ। आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी। 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको। 10 विधायकों का टारगेट। आप पूर्वांचल के नेता हो, आपके संपर्क में बहुत है, पुराने साथी हो, आप सबको जानते हो, सबसे बातचीत करो, हमारे बिहाफ पे बातचीत करो, हमको रिपोर्ट दो और हम सब लोगों से बातचीत करके, बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी हम संपर्क में हैं और हम उनको 25-25 करोड़ रुपया भी देंगे और आपको मंत्री बनाएंगे पूर्वांचल कोटा से, बीजेपी की सरकार के अंदर दिल्ली में। जब हमने उनसे कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग टूटने वाले हैं, उन्होंने बोला बेवकूफी मत करो, अगर आप नहीं मानोगे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा जब तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ जाते। तो आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाएगा, इसका जिक्र खुद उसके विधायक कर रहे हैं। यहां पर सवाल यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी के विधायक क्या शिवसेना की तर्ज पर या एनसीपी की तर्ज पर टूट जाएंगे। क्या वाकई दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी की जीत बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है और फरवरी 2025 में हर हालत में बीजेपी दिल्ली में चुनाव के वक्त काबिज होना चाहती है, उससे पहले उसकी तमाम सियासत दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की है। एक बात तो तय है कि 4 जून को अगर परिणाम बीजेपी के अनुकूल 400 पार नहीं तो भी अगर वो हैट्रिक लगा लेती है तो 4 जून के बाद राजनीति इस देश की दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी बदल जाएगी। एक तो ये सवाल तब कोई नहीं करेगा कि क्या वाकई इंडिया गठबंधन है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के साथ खड़ी है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल इससे कहीं बड़ा है। राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी उस राजनीति को इस दौर में साध लेना चाहते हैं जहां पर वह इस देश के हर राज्य में काबिज हो सके और 2029 आते आते इस देश के हर राज्यों के चुनाव जब लोकसभा के साथ हों तो फिर परिणाम उनके अनुकूल कैसे किस रूप में होगा, अब यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग का हिस्सा अगर आप परखिए तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद 3 राज्यों में चुनाव होने हैं और ध्यान दीजिए उसमें सिर्फ हरियाणा ही एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी चुनकर आई लेकिन अपने बूते नहीं आई। उनको दुष्यंत चौटाला की उस वक्त जरूरत थी। आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला को अलग किया जा सका है, स्ट्रेटजिकली कहिए या राजनीतिक और चुनावी जरूरत के मुताबिक कहिए। दुष्यंत चौटाला अब हरियाणा में साथ नहीं है। उसके बाद 2025-24 में ही यानी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं। महाराष्ट्र में अपने बूते बीजेपी सत्ता में कभी नहीं आ सकती है, ये वो जानती है। इसीलिए आज नहीं बल्कि 3 दशक पहले शिवसेना के साथ वो खड़ी हुई और मिलकर ही वो सरकार पहली बार 1995 में बनी थी। लेकिन अब बीजेपी को लगता है अपने बूते कैसे बना सकते हैं, तो इसीलिए एनसीपी टूटी, शिवसेना टूटी। और तीसरा राज्य है झारखंड, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जेल में हैं। उनकी अपनी भाभी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ चुकी है। आज नहीं कल अगर उनको चेहरा बना दिया जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 फाड़ हो जाएगा राजनीतिक तौर पर, यह भी नजर आ रहा है। और वहां पर भी विधानसभा चुनाव में जीत चाहिए, क्योंकि झारखंड का मतलब इस देश के सबसे बड़े मिनरल्स और वहां पर जो माइनिंग है उस पर कब्जा करने की परिस्थिति बहुत साफ तौर पर होगी। इससे पहले रह चुकी है बीजेपी, लेकिन इस दौर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, कॉरपोरेट पर जोर है, कैपिटलिज्म पर जोर है, पैसा खूब चाहिए, इस बात का खुले तौर पर जोर है। प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन दोनों परिस्थिति सरकार की गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत है, तो ऐसे में झारखंड हर हाल में चाहिए। यानी आप ध्यान दीजिए, लोकसभा का चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को पूरे तरीके से पंगु बना देना,
इंडिया गठबंधन के भीतर तमाम राजनीतिक दलों पर सीधी चोट कर देना, कांग्रेस के अकाउंट्स तक को फ्रीज करना, राहत रियायत सुप्रीम कोर्ट से आज जरूर मिली, कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो अकाउंट फ्रीज है और उसमें जो पैसा है, इससे पहले जो पैसा लिया जा चुका है, इसके बाद पैसा कहां आ रहा है कांग्रेस के पास। तो इस ध्यान से समझिए तो लोकसभा चुनाव के वक्त समूचे विपक्ष को या तो कमजोर करना या विपक्ष के जो कमजोर लोग हैं वो साथ आकर खड़े हो जाएं। उसी के तुरंत बाद 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव अपने अनुकूल करने के लिए उन राज्यों की राजनीति को अपने अनुकूल कर लेना। 2025 शुरू होते ही दिल्ली का चुनाव होगा, जहां पर अरविंद केजरीवाल किसी हालत में 2025 में फरवरी तक भी जेल से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये बहुत दूर की गोटी है, क्योंकि इस दौर में चार्जशीट कब होगी कोई नहीं जानता है, ट्रायल कब शुरू होगा कोई नहीं जानता है, और ये परिस्थिति 2-2 साल से बंद नेताओं के साथ भी है। तो 2025 की शुरुआत दिल्ली के चुनाव के साथ होगी और उसके बाद बिहार के चुनाव 2025 के आखिर में होते हैं। और बिहार के भीतर जो आरजेडी और तेजस्वी यादव जिन बातों का जिक्र आज की तारीख में कर रहे हैं, 4 जून के बाद वो किन बातों का जिक्र परकाएंगे, खास तौर से तब जब इस दौर की लकीर किसे जेल में बंद करना है, किसे नहीं करना है, राजनीतिक तौर पर किससे लाभ होगा नहीं होगा, ये सारे समीकरण खुले पत्ते की तरह अगर भारत की राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं तो उसके बाद बचेगा क्या। और इन बातों को आज खुले तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में कह रहे थे, तो इन बातों को सुन लीजिए और जरा सोचिए कि इन बातों का जिक्र तमाम राज्यों की तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता कल कहेंगे। पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या, ईडी क्या, सीबीआई क्या, इनकम टैक्स क्या, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। देखिए, आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरद रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। तो केंद्र की सत्ता अगर पास हो तो ताकत का मतलब क्या होता है, अब आम आदमी पार्टी के विधायक या उनके जो बचे खुचे नेता हैं उसे बाखूबी अब वो कहने लगे हैं। इस देश में जांच एजेंसियां नहीं, इस देश के भीतर में कानून जो संविधान के हिसाब से चलता है उसका जिक्र और उसकी धज्जियों को उड़ाने का सिलसिला कल रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने खुले तौर पर कर दिया। लेकिन सवाल तो यह है कि इस दौर में क्या वाकई भारत की राजनीति इतनी तीखी हो चली है जहां पर अब वह विपक्ष को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, या फिर सवाल कुछ और है। और ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि दरअसल इस दौर में भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दिशा में ले जाकर जिस राजनीति को 2014 के बाद से अभी तक साधा गया है, उसके जो भी प्लेयर्स हैं वो प्लेयर इस बार जी जान से मौजूदा सत्ता के साथ खड़े हैं। और ये अंदेशा मौजूदा राजनीतिक सत्ता यानी मोदी सरकार को भी है कि राजनीतिक तौर पर 2024 की बड़ी जीत शायद हर तरह की मान्यता इस देश में लोकतंत्र के जरिए उन्हें दिला देगी। यानी चुनाव जीतने के बाद कोई मायने नहीं रखेगा कि अरविंद केजरीवाल कितने दिनों से जेल में बंद हैं या फिर कितने दिनों बाद छूटेंगे, क्या मायने रखेगा। इसके बाद कोई सवाल बचेगा नहीं कि इस देश के 125 बड़े पॉलिटिशियंस जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी।
यह भी सवाल मायने नहीं रखेगा कि नारदा शारदा से जुड़े हुए जो अलग अलग पॉलिटिशियन की लकीर जो पश्चिम बंगाल से असम तक जाती है और इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर जो भी करप्ट थे इस दौर में बीजेपी के साथ हो गए हैं, तो राजनीतिक जरूरत के हिसाब से और अगर राजनीतिक जरूरत 2024 के बाद एक ऐसी ईमानदार सरकार का जिक्र हो जाए कि देखिए वो जीत कर आई है, तो किसी के खिलाफ भी कभी भी कोई भी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए वह भी सचेत रहें जो ये सोच रहे हैं कि उनके दाग मिट गए क्योंकि वह बीजेपी में चले गए। राजनीति इस बात की इजाज़त देती नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर आखिरी सवाल जो दिल्ली के राजनीतिक गलियारे नहीं बल्कि आप कह सकते हैं पीएमओ के गलियारों के भीतर फुसफुसाहट के तौर पर है, वो बहुत साफ है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा से उस राजनीति को साधा जिस राजनीतिक लकीर पर बीजेपी और संघ परिवार चलते रहे और चलना चाहते रहे। इसीलिए कभी भी अरविंद केजरीवाल ने निशाने पर बीजेपी और संघ को नहीं लिया। उनकी राजनीति रणनीति या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनकी विचारधारा पर चोट नहीं की। उनके निशाने पर वह शख्स थे जो देश के प्रधानमंत्री, और वो ये मानकर चल रहे थे आने वाले वक्त में उनका जब अपना भविष्य जागेगा और राजनीतिक तौर पर पंजाब से आगे जब दूसरे राज्यों में उन्हें जीत मिलेगी तो एक झटके में वो सामने आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस प्लान को इस दौर में अमल में लाया जा रहा है, इसकी जानकारी चाणक्य यानी अमित शाह को भी इस रूप में नहीं थी जो ये मानते हैं कि चुनाव के वक्त फूंक फूंक कर स्ट्रैटेजी को लागू करना चाहिए। लेकिन इस दौर में एक ऐसी स्ट्रैटेजी निकल कर आई जो खुले तौर पर ऐलान कर रही है जीतेंगे भी हम ही, जेल भी आप ही को डालेंगे और बावजूद इसके वोट हम ही को मिलेंगे। इस राजनीति की था पाना मौजूदा वक्त में किसके हक में है और कौन इसे समझ सकता है, इसका एक ही हिस्सा है जिसका जिक्र कल हो गया। इस लोकसभा चुनाव को लेकर अलग थलग मत सोचिए, यह फिक्स कहीं हो तो नहीं चला है, और अगर फिक्स है तो राजनीतिक तौर पर जेल जो जा रहा है उसको लेकर भावनात्मक तौर पर वोटों का समीकरण बिगड़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।